Assalamu alaikum to all of you. My presentation topic is Debye-Heckel theory. So first of all हम principle देखेंगे Debye-Heckel theory का. Debye-Heckel theory is based on three assumptions of how ions act in a solution. Electrolytes completely dissociate into ions in a solution. जब इलेक्ट्रोलाइट्स को डिज़ोल्व किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन में तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं अपने आयंस में, और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत ही डाइल्यूट होता है और हर आयन जो है वो सराउंड कर रहा होता है डिफरेंट ऑपोजिट आयंस को. जब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिज़ोल्व होते हैं एक पोलर सॉल्वेंट में तो वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, और ये आयंस जो हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी. सो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो उनको सराउंड कर रहे होते हैं नेगेटिव आयंस, और नेगेटिव आयंस जो हैं उनको सराउंड कर रहे होते हैं पॉजिटिव आयंस. सो एज अ रिजल्ट ईच आयन हैज़ एन आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ ऑपोजिट आयन whose net charge is equal and opposite to that of central ion. Debye and Heckel took inter-ionic attraction into consideration and calculated ratio of activity to concentration of an ion in dilute solution. बेसिकली उन्होंने इंटर आयनिक अट्रैक्शन को स्टडी किया और कैलकुलेट किया रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू द कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन इन dilute solution. Let us consider a positive ion placed at point A. जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है. Suppose there is a small volume dV at the end of the radius vector r. Next, suppose time average of electrical potential in the center of the volume dV is psi. यहाँ पे हम psi को ले रहे हैं as a electrical potential. So work done in bringing positive ion to a particular point is given by Z positive epsilon psi, or similarly work done in bringing a negative ion to a particular point is given by Z negative epsilon psi. Work done in bringing a positive ion to a particular point is given by Z positive epsilon psi, or similarly work done in bringing a negative ion to a particular point is given by Z negative epsilon psi. सो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. अब हम देखते हैं इसकी कंप्लीट डेरिवेशन. सो हम डेरिवेशन जो है इसको स्टार्ट करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से. अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, concentration of positive and negative ions, for example n positive and n negative at point under consideration, are given by following two equations. Equation number 1 is n positive equals to n positive naught e raised to power minus z positive epsilon psi over kt. Similarly for negative ions, n negative equals to n minus naught e रेज टू पावर जी पॉजिटिव एप्सिलॉन साई ओवर के टी. सो इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम अपनी फर्दर इक्वेशंस जो हैं वो ड्रा करेंगे. इन इक्वेशंस में के जो है ये बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और जी पॉजिटिव एंड जी नेगेटिव जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं. अब इन द विसिनिटी ऑफ ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, एट एनी पॉइंट इज़ इक्वल टू द एक्सेस पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट वॉल्यूम. At that point, that is rho equals to n positive z positive epsilon minus z negative n negative epsilon. ठीक है, ये रो की हमारे पास वैल्यू होती है. अब हमने इस वैल्यू में से चूँकि एप्सिलॉन दोनों तरफ आ रहा है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे. इस स्टेप में हमने एप्सिलॉन जो है इसको कॉमन ले लेना है. सो इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट एप्सिलॉन को कॉमन ले लिया है और बाकी सारी टर्म जो है वो एज इट इज़ आ गई है. अब हम यहाँ पे n पॉजिटिव और n नेगेटिव है. सो हम यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से n पॉजिटिव और n नेगेटिव की वैल्यूज़ पुट करेंगे. ठीक है, पुट करेंगे वैल्यूज़ n पॉजिटिव और n नेगेटिव की फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दिस इक्वेशन. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. फर्स्ट स्टेप में देखें, यहाँ पे जस्ट n पॉजिटिव और n नेगेटिव की वैल्यूज़ पुट की हैं. ठीक है, और हमें पता है कि फॉर यूनिवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट z पॉजिटिव और z नेगेटिव जो हैं वो यूनिटी होते हैं. सो n पॉजिटिव और n नेगेटिव जो है एक दूसरे के इक्वल होंगे. तो इस चीज़ को रेफरेंस लेते हुए हम
फर्दर रिप्लेसमेंट करेंगे जी पॉजिटिव और जी नेगेटिव। चूँकि ये यूनिटी हैं तो ये 1 आ जाएगा इनकी प्लेस पे, और n पॉजिटिव और n नेगेटिव जो है ये एक दूसरे के इक्वल हैं। सो हम n पॉजिटिव और n नेगेटिव जो है इसको रिप्लेस कर देंगे जस्ट n से। सो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, रो इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू n एंड ई रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन साई ओवर के टी माइनस n ई रेज़ टू पावर एप्सिलॉन साई ओवर के टी। सो इस इक्वेशन में हम n जो है वो कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने n को कॉमन ले लिया है, एप्सिलॉन पहले ही कॉमन लिया हुआ था। सो अंदर जो बाकी टर्म बची है उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब हम यहाँ पे जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन ई रेज़ टू पावर माइनस एप्सिलॉन साई ओवर के टी, इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम एप्सिलॉन साई ओवर के टी जो है इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। ये हमने लेट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में जस्ट हमने उसको रिप्लेस किया है x के साथ, बाकी टर्म एज इट इज़ है। अब ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स और ई रेज़ टू पावर एक्स, इन दोनों को हमने एक्सपेंड करना है बाय एक्सपेंशन मेथड, जो कि मैथमेटिक्स में काफ़ी कॉमन है। फर्स्टली यहाँ पे हम एक्सपेंड करेंगे ई रेज़ टू पावर एक्स को, और इसकी जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो है 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। सो ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक चलता रहता है। अब चूँकि हमें तो वैल्यू चाहिए माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स की, सो हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ। सो पूरी टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब उससे नेक्स्ट इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 5 का नाम दे दिया है, और इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को एक्सपेंड करना है। अब हम आते हैं इस इक्वेशन पे, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। इसमें सिंपली वही प्रोसेस रिपीट होगा जो कि हमने ई रेज़ टू पावर एक्स के लिए किया है। जस्ट वहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव था, यहाँ पे हमारे पास एक्स पॉजिटिव था, यहाँ पे हमारे पास एक्स नेगेटिव है। सो जहाँ पे हमारे पास एक्स होगा उसको हम माइनस, उसके साथ माइनस लगाएंगे। सो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। चूँकि यहाँ पे एक्स है तो एक्स के साथ माइनस आएगा, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे हमने प्लस लगाया लेकिन यहाँ पे हमने माइनस लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव में है और यहाँ पे हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव में है। सो इसी तरह हम आगे एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सो यहाँ पे प्लस ही आएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। नेक्स्ट माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। क्योंकि एक्स का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब माइनस ही रहेगा तो उसके साथ माइनस ही लगाएंगे, माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस सोन। ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट हमने इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 6 कह दिया है। अब हमने इक्वेशन नंबर 6 और 5 जो है इनको ऐड करना है, क्योंकि बेसिकली हमें चाहिए वैल्यू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स। हमें इस फैक्टर की वैल्यू चाहिए जो, ताकि हम इसको प्रीवियस इक्वेशन में पुट कर सकें। सो हमने इक्वेशन नंबर 5 और 6 जो है इनको ऐड करना है। जस्ट यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 6 एंड 5 को ऐड किया है। ऐड करने के बाद हमने इन चीज़ों को देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से जो टर्म्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, सिमिलर एंड विद ऑपोजिट साइन। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल है, ये भी माइनस का 1 ओवर एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये माइनस 2x ओवर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस का है, ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे। उससे नेक्स्ट हमारे पास बचेगा माइनस 2 एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। उससे नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस 2x रेज़ टू पावर 5 और 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। सो इससे नेक्स्ट टाइम में आप देखें, जस्ट उसको सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास टर्म्स पीछे बची थी उनको हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। उससे नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में आप देखें, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x
ओवर 1 फैक्टोरियल। चूँकि यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया हुआ है, सो यहाँ से हम -2x ओवर 1 फैक्टोरियल जो है ये कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इसको कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास चूँकि हमने -2x ओवर 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है, तो उसकी प्लेस पे आगे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 1 आएगा, 1 प्लस बाकी सारी टर्म -2x ओवर 1 फैक्टोरियल को कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर जितनी भी टर्म बाकी बचेगी उसको हमने एस्टेरिस्क लिख लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। सो इक्वेशन को जो फर्स्ट इक्वेशन है इस स्लाइड पे, उसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया है, और यही बेसिकली हमारे पास वैल्यू है e⁻⁻x माइनस e⁻x की। अब हमने इक्वेशन नंबर 7 से ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करनी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास ये वाली है, जस्ट हमने ये इक्वेशन नंबर 7 वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद चूँकि हमने पीछे ये सपोज किया था कि x जो है ये इक्वल है एप्सिलॉन साई ओवर kt के। सो जस्ट x यहाँ पे जो 2 इंटू एक्स है, उस x की जगह पे एप्सिलॉन साई ओवर kt हमने पुट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं वो हमने उसकी वैल्यूज़ पुट की है, और उसके बाद बाकी टर्म्स जो है वो एज इट इज़ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, रो इक्वल्स टू -2n इंटू एप्सिलॉन चूँकि हमारे पास 2 टाइम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने उसको स्केयर की फॉर्म में लिख लिया है, एप्सिलॉन स्केयर साई ओवर kt, और बाकी टर्म जो है वो एज इट इज़ आ गई है। अब x जो है चूँकि ये बहुत ही स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू यूनिटी, सो x की जितनी भी हायर टर्म्स हैं, हायर वैल्यूज़ हैं, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, लाइक x स्केयर, x की पावर 4, x की पावर 6 एंड सो ऑन। इस तरह की जितनी भी हायर टर्म्स होंगी वो सारी निगलेक्ट कर दी जाएंगी। सो सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दिया है इस इक्वेशन को। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें से सिर्फ हमने हायर जितनी भी वैल्यूज़ थी x की उनको निगलेक्ट किया है, सो बाकी हमारे पास 1 बचा। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको हमने निगलेक्ट कर देना है, चूँकि ये x की हायर पावर्स हैं। सो पीछे हमारे पास बचा है -2n एप्सिलॉन साई एप्सिलॉन स्केयर साई ओवर kt। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है रो की वैल्यू। अब हमने 2n की वैल्यू फाइंड करनी है और साई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब 2n जो है वो इक्वल होता है z पॉजिटिव स्केयर n प्लस z नेगेटिव स्केयर n के। ठीक है, हम कह सकते हैं फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस 2n इक्वल्स टू z पॉजिटिव स्केयर n पॉजिटिव प्लस z नेगेटिव स्केयर n नेगेटिव। ठीक है, जस्ट हमने 2n की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन 9 टू इक्वेशन 8। सो हमने यहाँ पे 2n की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे हमने 2n की वैल्यू पुट कर दी है। सो इस इक्वेशन में जो इस लाइन में जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, यहाँ पे हमने जस्ट 2n की वैल्यू पुट की है। सो 2n की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई है। अब ये इक्वेशन जो है ये जस्ट यूज़ होगी फॉर 2 आइंस लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस। अगर हमारे पास सेवरल काइंड्स ऑफ आइंस हैं तो तब हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं समेशन, रो इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर साई ओवर kt समेशन ni zi स्क्वायर। ठीक है, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 का नाम दे दिया है, और ये तब यूज़ होगी जब हमारे पास सेवरल काइंड्स ऑफ आइंस होंगे। सो अब हमने 2n की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है साई की। इन ऑर्डर टू सॉल्व इट फॉर साई वी हैव टू यूज़ द फॉलोइंग इक्वेशन, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 जो है ये बेसिकली एक रिलेशनशिप है बिटवीन साई एंड रो। करली स्केयर साई ओवर करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर साई ओवर करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर साई ओवर करली जी स्केयर दैट इज़ इक्वल्स टू -4 पाई रो ओवर डी। ठीक है, ये हमारे पास साई और रो के दरमियान
रिलेशनशिप को शो करती है। सो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 11 जो है, यहाँ पे एक्स वाई और जी जो है ये कोऑर्डिनेट्स हैं और डी जो है ये शो कर रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। इक्वेशन नंबर 11 जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है, ठीक है। हमें ये इक्वेशन चाहिए पोलर फॉर्म में। सो इसकी जो पोलर फॉर्म है हम वो यूज़ करेंगे और इसकी पोलर फॉर्म जो है इसको हम लिखते हैं इस टर्म में, ठीक है। ये जो इस स्लाइड पे आपको फर्स्ट इक्वेशन नज़र आ रही है, ये वाली इक्वेशन, ये हमारे पास है इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, दैट इज़ 1/r² डॉट d ओवर dr इंटू r² d साई ओवर dr दैट इज़ इक्वल्स टू -4 पाई रो ओवर d। और इसको हमने इक्वेशन नंबर 12 का है। अब हमने पुट करनी है वैल्यू ऑफ रो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 टू इक्वेशन नंबर 12। जो पीछे हमने 2n की वैल्यू लगा के रो की जो हमने एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड की थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है। अब इस स्टेप में देखें, ये वाली टर्म जो है ये एज इट इज़ आ गई और यहाँ पे रो की जगह पे हमने उसकी पूरी वैल्यू पुट की है। वैल्यू पुट करने के बाद चूँकि 4 पाई ओवर डी एप्सिलॉन स्क्वायर साई ओवर के टी इन टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया है और समेशन NiZi² जो है इसको हमने वाई लिख लिया इस स्टेप में। ये स्टेप देखें, इस स्टेप में जस्ट हमने रो की वैल्यू पुट करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया है। अब चूँकि ये एक कॉम्प्लेक्सिंग टर्म है तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साई के अलावा इसमें जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं उन सबको हमने के स्क्वायर के इक्वल कंसीडर कर लिया है, ठीक है। के स्क्वायर की इक्वल कंसीडर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ताकि हमें बार बार इतनी बड़ी टर्म यूज़ ना करनी पड़े। हम सिंपली के स्क्वायर पुट कर लें जहाँ पे हमें ये टर्म लिखनी पड़े। सो के स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई ओवर डी इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर के टी समेशन NiZi²। और अगर हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम के स्क्वायर है और के की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हम इसका अंडर ले लेंगे। तो दोनों तरफ अंडर लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी, के का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और उसके जो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जो टर्म है वो सारी अंडर में आ जाएगी। लास्ट इक्वेशन में देखें, लास्ट स्टेप में 1/r² डॉट d ओवर dr इंटू r² d साई ओवर dr दैट इज़ इक्वल्स टू के स्क्वायर साई, ठीक है। यहाँ पे जस्ट बाकी साइड हम एज इट इज़ आ गई है, जस्ट के स्क्वायर हमने इसकी जगह पे पुट किया है, ठीक है। इसको प्लेस किया है के स्क्वायर से और साइड जो है वो एज इट इज़ आ गया है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन 13 जो है उसकी एक जनरल फॉर्म होती है, दैट इज़ साई इक्वल्स टू a e⁻−kr ओवर r प्लस b e⁻kr ओवर r, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 14 का नाम दिया है। इस इक्वेशन में a एंड b जो है ये बेसिकली इंटीग्रेटेड कांस्टेंट हैं जिनकी हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं जस्ट बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। सो हमने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी है। यहाँ पे फर्स्ट केस है हमारे पास कि साइज जो है वो अप्रोच करेगा ज़ीरो को उस केस में कि जब r जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट केस ये है कि जब साइज जो है अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को और r जो है वो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। सो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। इस स्टेप में हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। साई इक्वल्स टू 0 पुट, इस यहाँ पे हमने साई को 0 पुट किया है और r की जगह पे हमने इन्फिनिटी पुट किया है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद चूँकि e⁻∞ जो है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है, लेकिन e⁻∞ जो है वो 0 के इक्वल होता है, लेकिन e⁻∞ जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। सो इस केस में ये वाली टर्म जो हमारे पास है, ये वाली टर्म जो है ये तो 0 हो जाएगी, लेकिन ये वाली टर्म जो है ये 0 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे e⁻∞ है और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि e⁻∞ जो है ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जो है ये भी इन्फिनिटी होता है, ये 0 नहीं हो सकता। सो फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टर्म है वो 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म जो है वो एज इट इज़ आएगी।
ठीक है। यहाँ पे आप देखें फर्स्ट टर्म 0 हो गई है और नेक्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज़ आ गई है। सो हमने चूँकि हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पे ए की और बी की। हम कह सकते हैं कि बी जो है वो 0 होगा, लेकिन चूँकि ए रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इन्फिनिटी होता है। तो फिर इस केस में हम कहेंगे ये तब पॉसिबल है कि जब बी 0 हो। सो हमने इक्वेशन नंबर 14 जो है, ये वाली इक्वेशन नंबर 14 जो है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर बी 0 है तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि पूरी टर्म जो है वो बी के साथ कनेक्टेड है, तो अगर बी 0 हो जाएगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और पीछे हमारे पास बचेगा ए ई रेज़्ड टू पावर माइनस के आर ओवर आर। ये हमारे पास आ गई है साई की वैल्यू। ठीक है, अब डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एक चीज़ कॉमन है कि समेशन एन आई जी आई स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है 0 के। ठीक है, फॉर जस्ट डाइल्यूट सॉल्यूशंस। सो अगर ये वाली टर्म हमारे पास 0 की इक्वल होगी तो के जो है वो डायरेक्टली ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि के में ये टर्म इन्वॉल्व है। सो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये अंडरवुड के अंदर जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं वो सबकी सब 0 हो जाएंगी। सो के जो है वो 0 हो जाएगा। अब हमने के की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 15 में। इक्वेशन नंबर 15 में हमने के की वैल्यू पुट की। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 15, इसमें हमने के की वैल्यू पुट की जो कि 0 है, तो ई रेज़्ड टू पावर 0 आ जाएगा। ई रेज़्ड टू पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। सो सिंप्लीफाई होने के बाद हमारे पास जो टर्म बचती है करली साई आई इक्वल्स टू ए ओवर आर। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की, सो यहाँ पे हम टर्म यूज़ करेंगे साई आई दैट इज़ इक्वल्स टू ए ओवर आर। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 16 का नाम दे दिया है। सो यहाँ तक हमने फाइंड कर ली है साई की वैल्यू। यहाँ तक हमने फाइंड कर ली है साई की वैल्यू। ये हमारे पास है साई की वैल्यू और ये हमारे पास है साई आई की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को अब हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। साई आई जो है ये हमारे पास आया ए और आर के इक्वल। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साई आई एट पॉइंट अंडर कंसिडरेशन। द पोटेंशियल फॉर स्मॉल डिस्टेंस इज साई आई दैट इज़ इक्वल्स टू जी आई एप्सिलॉन ओवर डी आर। ठीक है, ये वाली जो टर्म थी, ये वाली जो टर्म है ये हम ये बेसिकली वैल्यू है साई आई की उस पॉइंट पे जो जिस पॉइंट को हम कंसीडर किया हुआ है हमने। ठीक है, लेकिन अगर हमें पोटेंशियल चाहिए स्मॉल डिस्टेंस के लिए तो वो हमारे पास होता है इसके इक्वल। ठीक है, ये भी साई आई की वैल्यू है, ये भी साई आई की वैल्यू है और ये भी साई आई की वैल्यू। ठीक है, ये चूँकि दो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, सो इनको हम कंपेयर करेंगे। अब हमने कंपेयर करना है इक्वेशन नंबर 16 और 17 को। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने के बाद हमारे पास ये टर्म आएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम आर जो है आर से कैंसिल हो जाएगा। सो आर से आर कैंसिल होने के बाद ए की वैल्यू हमारे पास आएगी जी आई एप्सिलॉन ओवर डी। फाइनली हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब हमने ए की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 15 में। इक्वेशन नंबर 15 ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 है, इसमें हमने ए की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, ए की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास आई है ये वाली इक्वेशन दैट इज साई इक्वल्स टू जी आई एप्सिलॉन ओवर डी आर ई रेज़्ड टू पावर माइनस के आर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 18 का नाम दे दिया है। साई की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 18 में रिप्रेजेंट की गई है वो बेसिकली मीन वैल्यू है पोटेंशियल की एट पॉइंट आर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आयनिक एटमॉस्फेयर एंड सेंट्रल आयन। सो यहाँ तक हमने जितनी भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है वो सबके सब पॉइंट्स जो हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। अब हम बात करने लगे हैं रियल सॉल्यूशंस की। ठीक है, फॉर रियल सॉल्यूशंस पोटेंशियल ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर फाउंड बाय द डिफरेंस बिटवीन साई एंड साई आई। ठीक है, यहाँ तक हमने बात की है डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रियल सॉल्यूशंस की। सो रियल सॉल्यूशंस के लिए हमने साई की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा साई और साई आई के दरमियान। सो साई आई ए दैट विल इक्वल्स टू साई माइनस साई आई।
हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है साई की और साई आई की, ठीक है, जो हमने पीछे अभी वैल्यूज़ फाइंड की हैं साई की और साई आई की, तो दोनों वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन में पुट की हैं। उसके बाद हमारे पास के इक्वेशन आई है। सो यहाँ पे चूँकि जी आई एप्सिलॉन ओवर डी आर दोनों तरफ है, तो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो हमने इसको कॉमन ले लेना है। इस स्टेप में हमने जी आई एप्सिलॉन ओवर डी आर को कॉमन ले लिया है। सो कॉमन लेने के बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो आई है वो है इनटू हमारे पास जो बचा है ई रेज़्ड टू पावर माइनस के आर एंड -1, ठीक है, ये टर्म हमारे पास बचती है। और ई रेज़्ड टू पावर माइनस के आर जो है ये इक्वल होता है 1 माइनस के आर के, ठीक है, उसकी ई रेज़्ड टू पावर माइनस के आर की जगह पे अब हम लिखेंगे 1 माइनस के आर। सो इस स्टेप में आप देखें जस्ट उसकी वैल्यू पुट की है, साई आई ए इक्वल्स टू जी आई एप्सिलॉन ओवर डी आर इंटू माइनस के आर, ये टर्म हमारे पास आएगी क्योंकि 1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे जो टर्म बचेगी वो है माइनस के आर। सो माइनस के आर हमने एज इट इज़ लिख दिया नीचे। अब आर जो है ये आर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला आर ये वाले आर से कैंसिल हो जाएगा। सो पीछे हमारे पास टर्म बचेगी साई आई ए दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस जी आई एप्सिलॉन के ओवर डी। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है फॉर रियल सोल्यूशन। दिस इक्वेशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ आर, ठीक है, यहाँ पे हमें चूँकि आर जो है वो कहीं भी हमें नज़र नहीं आ रहा, सो ये इक्वेशन जो है ये इंडिपेंडेंट है आर पे। दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड इवन व्हेन आर इज़ ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो इन्वॉल्व ही नहीं है, सो यहाँ पे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। चूँकि इस इक्वेशन में आर इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इस इक्वेशन को हम उस केस में भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ जहाँ पे हमारे पास आर जो है वो ज़ीरो होगा। सो दैट द पोटेंशियल ऑन आइन इटसेल्फ ड्यू टू आयनिक एटमॉस्फेयर इज़ गिवन बाय द अबव इक्वेशन, ठीक है। दैट वाज द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।